स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। सैन्य अभियानों में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन की प्राथमिक भूमिका क्या है? ए. मेन बैटल टैंक, बी. रिकॉग्निसेंस, सी. आर्टिलरी, डी. इन्फेंट्री करियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इन्फेंट्री करियर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स एक 8 पहियों वाला बख्तरबंद वाहन है। यह महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका भारत पहल के भाग के रूप में अपनाई जाने वाली संयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों में से एक है। यह हल्के वाहनों की तुलना में अधिक घातक है, फिर भी भारी वजन वाले मुख्य युद्धक टैंकों की तुलना में हल्का और अधिक कुशल है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने वर्ष 1698 में की थी और वर्ष 1998 में इसे पुनः स्थापित किया गया। 2, इसमें 2 सिर वाला ईगल प्रतीक और हल्के नीले रंग का रेशमी मोयर रिबन है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ऑर्डर की स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने वर्ष 1698 में की थी और इसे वर्ष 1998 में पुनः स्थापित किया गया था। अतः कथन 1 सही है। इस पुरस्कार का नाम रूस और स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यूरोप तथा एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। इसमें 2 सिर वाला ईगल प्रतीक एवं हल्के नीले रंग का रेशमी मोयर रिबन शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत एक कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2, इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। 3, इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करना है, जो जल के नीचे जीवन से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन यानी अनक्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य ऊंचे समुद्रों में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को संबोधित करना है। अतः कथन 2 सही है। हाई सी समुद्र के वे हिस्से हैं जो प्रादेशिक सागर में शामिल नहीं हैं या किसी देश के आंतरिक जल को उच्च सागर के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करना है, जो जल के नीचे जीवन से संबंधित है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1, यमन, 2, ओमान, 3, सीरिया, 4, इजराइल। उपर्युक्त देशों में से कितने देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हैं? ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरब प्रायद्वीप, यह अरब प्लेट पर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन और इराक के कुछ हिस्से अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। ऐसा माना जाता है कि यह लाल सागर के बहाव से बना है। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया था। एमएसएमई वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3, एमएसएमई समाधान पोर्टल को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एमएसएमई के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
एमएसएमई वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कथन 2 सही है। एमएसएमई संबंध पोर्टल का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। हालांकि एमएसएमई समाधान पोर्टल एमएसएमई के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आईपीओ का अर्थ द्वितीयक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। 2. आईपीओ के तहत बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कुशल मूल्य खोज के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ एक निगम प्राथमिक बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अधिकार निर्गम या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी जुटा सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग आईपीओ में कुशल मूल्य खोज के लिए किया जाता है। इसके तहत निवेशकों से विभिन्न कीमतों पर बोलियां एकत्र की जाती हैं। यह फ्लोर प्राइस से ऊपर या बराबर होती है। बोली समापन तिथि के बाद ऑफर मूल्य निर्धारित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला मूरमांसक बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए फिनलैंड, बी इंडोनेशिया, सी रूस, डी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रूस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मूरमांसक बंदरगाह यह ध्रुवीय वृत्त के उत्तर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह रूस के कोला प्रायद्वीप पर बैरेंट सागर के तट पर स्थित है। यह रूस का सबसे उत्तरी नॉन फ्रीजिंग बंदरगाह है। यह रूस के आइसब्रेकर खाड़ी का मुख्य घर भी है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आईसीपीडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. यह वियना में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। 2. इसने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारियों की अवधारणाओं को पेश किया। 3. इसने सर्वसम्मति से कार्य योजना को अपनाया जो जनसांख्यिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय व्यक्तिगत महिलाओं और पुरुषों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आईसीपीडी 5 से 13 सितंबर 1994 को मिस्र के काहिरा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसने जनसंख्या के मामलों में महिलाओं के हितों की मौलिक भूमिका पर जोर दिया और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों की अवधारणाओं को पेश किया। अतः कथन 2 सही है। इसने सर्वसम्मति से कार्य योजना को अपनाया जो जनसंख्या और विकास के बीच अभिन्न संबंधों पर जोर देता है तथा जनसांख्यिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय व्यक्तिगत महिलाओं एवं पुरुषों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ए. क्रय प्रबंधक सूचकांक, बी. थोक मूल्य सूचकांक, सी. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, डी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी सीपीआईसी। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेडलाइन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी पर आधारित है। हेडलाइन मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति है। हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिकांश घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के समुच्चय को बारीकी से दर्शाती है जिससे यह एक विस्तृत एवं व्यापक उपाय बन जाता है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राज्यपाल को जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित करता है। 2. मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधिक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को बताए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 167 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्यों का उल्लेख है। राज्यपाल को प्रशासन और विधिक प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराना। अतः कथन 2 सही है। राजकीय मामलों के प्रशासन और विधिक प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसे राज्यपाल मांगे। यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई भी मामला प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या विभाग वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR प्रकाशित करता है? A. विश्व बैंक, B. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, C. भारतीय रिजर्व बैंक, D. वित्तीय सेवा विभाग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।